Welcome students. You are watching my YouTube channel and I am मोहम्मद अरफात ख़ान. हम लोग वेव्स को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम वेव्स के बारे में 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं. 2 वीडियोस हम देख चुके हैं. सबसे पहली वीडियो के अंदर हमने वेव्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सीखा था. ठीक है, उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने वेव्स की टाइप्स को डिस्कस किया था. मतलब आज की वीडियो से जो प्रीवियस वीडियो है, इससे पहले वाली जो वीडियो है, उस वीडियो में हम लोगों ने वेव्स की बेसिकली टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया था. और आज हम वेव्स की एक और चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसको हम किस नाम से जानते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के नाम से. या इसको यूँ कह लो कि वेव्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं. अगर आपको वेव्स को अच्छे तरीके से समझना हो, इसके आगे के बिहेवियर्स को, वेव्स के आगे के टॉपिक्स को समझना हो, तो आपको वेव्स की आज जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जो टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, जो वेव्स से रिलेट करती हैं, ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह क्लियर हो. क्योंकि ये जो आज वाली टर्म्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, कौन सी टर्म्स? जिसमें क्रेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें ट्रफ का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कंप्रेशंस होती हैं, रेयरफैक्शंस होती हैं, फ्रीक्वेंसी आ गई, वेवलेंथ आ गई, एम्पलीट्यूड आ गया, स्पीड ऑफ वेव आ गई. ये सारी टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, तो ये टर्म्स अगर आपको पता होंगी तो आपको आगे मुश्किल नहीं होगी. अगर आपको यही टर्म्स नहीं पता कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, व्हाट इज वेवलेंथ, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, तो आपको आगे प्रॉब्लम लाजमी होनी है. समझ आई बात? तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स कह लो आप लोग, या फिर इसको हम टर्मिनोलॉजी ऑफ वेव्स कहते हैं, या फिर बेसिकली टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स हम कहते हैं. चलें भाई स्टार्ट करते हैं. देखें, अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ द वीडियो, मैंने वो जो सारी या थंबनेल ऑफ द वीडियो देखे हैं, तो मैंने उसको मेंशन किया हुआ है कि हम लोग बेसिकली इस वीडियो में क्या क्या टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं जो वेव से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली टर्म से, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक से, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट, या फिर इसके अलावा जो उसके अगेंस्ट होती है वो होती है ट्रफ. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले नंबर 1, नंबरिंग कर दूंगा. क्रेस्ट एंड ट्रफ. ठीक है जनाब, यहां से स्टार्ट करते हैं. अच्छा, क्रस्ट एंड ट्रफ को समझने के लिए मैं काम ही करता हूं कि यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं. ये आ गई हमारे पास वेव की डायग्राम. मैं यहां बना देता हूं. ठीक है जनाब, ये हमने एक वेव बना दी. और अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर वाली वीडियो देखी हो, तो आप ये पहचान सकते हैं कि ये कौन सी वेव है. क्या ये ट्रांसवर्स वेव है या ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जवाब दे रहे होंगे, सर इट इज नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव बट इट इज अ ट्रांसवर्स वेव. ठीक है ना, ये बात मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं. तो वो स्टूडेंट्स जो कि आज डायरेक्टली मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वाली को, तो सबसे पहले वो टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ लो अगर आप चाहते हो कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए अच्छी तरीके से. ठीक है ना, क्योंकि ये चेन बन रही है, बेसिक से हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको आगे तक ये बातें समझ आए. चलो खैर, भैया हमने एक ट्रांसवर्स वेव बनाई. चलो इस बात को हम समझते हैं. ये आ गया हमारे पास एक वेव, ये आ गया हमारे पास एक वेव. ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ. लेट्स सपोज मैंने एक पॉइंट बनाया, इस पॉइंट को हम कह देते हैं ए, इस पॉइंट को कह देते हैं हम बी. ठीक है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं सी. ठीक है, एक और बना देते हैं. लेट्स सपोज सी से पहले हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट हम बना देते हैं, ये रहा सी, और इस वाले को हम कह देते हैं डी. भाई गौर से सुनिएगा, ये जो बीच वाली पोजीशन है, ये जो मिडिल वाली जो लाइन जा रही है, इसको हम कहते हैं ये अनडिस्टर्ब पोजीशन है ना. अनडिस्टर्ब का मतलब हम क्या कह सकते हैं? इसको मीन पोजीशन भी कह सकते हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं. जब ये वेव जाहिर सी बात है डिस्टर्बेंस है, जब ये वेव रुकेगी, जब ये प्रोपेगेट कर जाएगी, और जब मीडियम के पार्टिकल्स अपनी अनडिस्टर्ब पोजीशन पर आ जाएंगे, तो हमेशा कहां पर आके रुकेंगे? अपनी अनडिस्टर्ब पोजीशन पर आकर रुक जाएंगे. रेस्ट पोजीशन जिसको हम कहते हैं, रेस्ट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स. ठीक है ना, तो हमेशा ये कहां पर होती है? ये मिडिल वाली पोजीशन पर होती है. अब मुझे एक बात बताएं भाई, ये जो पार्टिकल का ये जो पॉइंट है, लेट्स सपोज ये जो वेव का ए पॉइंट है, ये अपनी रेस्ट पोजीशन से इतना दूर है. ये रहा एक डिस्प्लेसमेंट, ये इसका डी आ गया डिस्प्लेसमेंट. जो बी पॉइंट है, ये भी अपनी रेस्ट पोजीशन से इतना दूर है, इसको हम कह देते हैं डी. ये डिस्प्लेसमेंट है. ये वाला जो है अपनी रेस्ट पोजीशन से इतना दूर है, इसको भी हम डी कह देते हैं. और ये वाला भी अपनी रेस्ट पोजीशन से दूर है, और इसको हम भी कह देते हैं ये डी. ये सारे के सारे डी का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट. मैंने D1, D2, D3 नहीं लिखा, बस सारे के सारे डी हैं. ठीक है, अब मुझे आप बताएं कि इन 4 डिस्प्लेसमेंट्स में से आपको सबसे ज्यादा वाला डिस्प्लेसमेंट कौन सा नजर आ रहा है? क्या आप कह सकते हो कि ये जो ए वाला पॉइंट है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है? तो आप बोलेंगे नो सर, ये मैक्सिमम है ही नहीं. क्या इस वाले सी को मैं मैक्सिमम कहूंगा? तो आप बोलेंगे अगेन नो सर, ये भी मैक्सिमम नहीं है. क्या फिर मैं इस बी वाले डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम कह सकता हूं? तो आप बोलेंगे यस,
ये जो बी वाला पॉइंट है ये अपने अनडिस्टर्ब पोजीशन से सबसे ज्यादा ऊपर है, सबसे ज्यादा दूर है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये जो बी पॉइंट है ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। ठीक है, क्या मैं इस डी वाले को मैक्सिमम नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूं, ये भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। लेकिन इस बी में और डी वाले पॉइंट में फर्क पता है क्या है? एक मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये जो अपवर्ड वाला डिस्प्लेसमेंट होगा इसको हम कहते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव, और एक मैक्सिमम नेगेटिव है, ये जो नीचे वाला है डाउनवर्ड वाला है, ये है तो मैक्सिमम लेकिन ये कौन सा है? ये है मैक्सिमम नेगेटिव यानी कि डाउनवर्ड वाला। तो भाई अब हम पता है क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और इसको हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। समझ आई बात? यानी कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड की बात आ रही है। चलो अब हम चलते हैं अपनी मेन डायग्राम में। देखें, एक पॉइंट मैंने बनाया ए, एक पॉइंट मैंने बनाया बी, ये रहा एक पॉइंट सी, ये रहा एक पॉइंट यानी कि डी। यहां तक बात क्लियर है? अब मुझे एक बात बताएं, इस वाली डायग्राम में जितने भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं क्या वो सारे के सारे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हैं? आप बोलेंगे यस, ठीक है ना, सारे के सारे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा क्या सारे के सारे मैक्सिमम पॉजिटिव हैं? तो आप बोलेंगे नो सर, यहां पर दो मैक्सिमम पॉजिटिव हैं और दो मैक्सिमम नेगेटिव हैं। अब मेरी बात सुने, हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रस्ट एंड ट्रफ। गौर से सुनिएगा मेरी बात, ये जो क्रस्ट होता है, ये जो ट्रफ होता है, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों के दोनों वेव्स के पॉइंट्स हैं। क्रस्ट वो पॉइंट होता है जो कि हमेशा मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर होता हो, यानी कि अपवर्ड वाला, अपवर्ड ऊपर वाला जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट होगा, हर उस पॉइंट को वेव के हम कहते हैं क्रस्ट। तो मुझे बताएं, इन चार पॉइंट्स में से हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो यकीनन आप जवाब दे रहे होंगे सर हमारे पास दो मैक्सिमम पॉजिटिव पर पॉइंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है ए और एक आ रहा है सी। इस वाली डायग्राम की बात कर रहा हूं, इसको हटा दो, ये मैंने आपको समझा दी। एक आ रहा है ए और दूसरा आ रहा है सी। तो इसका मतलब ये जो मैक्सिमम पॉजिटिव वाले डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स है ना, इन दोनों पॉइंट्स को ही हम कहते हैं ये वेव के क्रस्ट्स हैं। समझ आई? और अब आप मुझे बताएं, मैं अगर आपको ट्रफ की डेफिनेशन बताऊं, ट्रफ हम हर उस पॉइंट को कहते हैं, ट्रफ हम वेव के हर उस पॉइंट को कहते हैं जो कि डाउनवर्ड वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर हो, यानी कि मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स को हम कहते हैं ट्रफ्स। समझ आ रही है? तो अब मुझे आप बताएं कि इन चार पॉइंट्स में से ट्रफ वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो आप बोलेंगे सर इस बार जो ट्रफ आ रहे हैं वो आ रहा है सी और डी। तो देखें, मैक्सिमम ये पॉइंट है, हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे। वो पॉइंट्स जो कि मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट्स पर होते हो, उन दोनों पॉइंट्स को हम क्रस्ट कह रहे हैं, और ये पॉइंट्स जो कि मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पर हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? ये दोनों के दोनों ट्रफ्स हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई ये हमारे पास ट्रफ्स हैं, ट्रफ्स, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये ट्रफ्स हैं, और यहां पर हमारे पास ये दोनों के दोनों क्रस्ट्स हैं, क्रस्ट्स, ये और ये वाला पॉइंट, ये दोनों क्या है? क्रस्ट है। चलो एक काम ही करता हूं, डेफिनेशन लिखता हूं मैं यहां पर, टाइम ज़ाया किए बगैर। अच्छा भाई, क्रस्ट की पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम ट्रफ्स की डेफिनेशन लिखते हैं। वो क्या? क्रस्ट इज अ पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, क्रस्ट इज अ पॉइंट, और ये होते कहां है? ऑन अ वेव या ऑफ अ वेव, ठीक है ना? ऑफ, ऑन अ वेव लिख देता हूं, चलो, ऑन अ वेव, on a wave that exhibits maximum positive और upward या फिर upward displacement। सिंपल, ये क्रस्ट की डेफिनेशन आ गई। देखिए अब आप देखें क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, वही बात मैंने डेफिनेशन में लिखी जो मैंने आपको अभी बताई। क्रस्ट वो पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पॉइंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट को हम कह रहे हैं या तो क्रस्ट या हम कह रहे हैं ट्रफ। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? क्रस्ट इज अ पॉइंट ऑन अ वेव दैट एग्जिबिट्स, जो कि कहां पर होता है? मैक्सिमम, दैट लाइज, है ना, दैट प्रेजेंट्स एट द मैक्सिमम पॉजिटिव और अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, अच्छा आगे भी लिख देता हूं, फ्रॉम, कहां से होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? फ्रॉम अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम कहते हैं अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। समझ आई बात?
यानी कि अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, तो मैं लिखूंगा इन 4 पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स वाले क्रस्ट हैं, तो आप बोलेंगे सर ए वाला क्रस्ट है और सी वाला पॉइंट भी क्रस्ट है। तो पॉइंट्स ए एंड सी आर क्रस्ट, समझ आई बात। और इसी तरीके से अगर अब हम ट्रफ की बात लिखना चाहें, ट्रफ, तो मैं यहां पर लिखूंगा, देखो ये जो क्रस्ट है ना, मैं काम ही करता हूं, इस क्रस्ट को हम ब्लैक से लिख देते हैं, एक तरीके से हेडिंग भी बन जाएगी हमारी, क्रस्ट, ये आ गया ब्लैक से, ठीक है, क्रस्ट इज अ पॉइंट। देन अब मैं लिखवाने जा रहा हूं आपको ट्रफ, तो मुझे बताएं कि इस पूरी डेफिनेशन में फर्क क्या आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर यहां पर जहां पर मैक्सिमम पॉजिटिव लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैक्सिमम नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे चला जाता है, नीचे वाला पॉइंट होता है, ठीक है। और जहां पर अपवर्ड लिखा हुआ है इसकी जगह पे डाउनवर्ड आ जाएगा, बस ये फर्क आ जाएगा। तो आप लिखेंगे ट्रफ इज अ पॉइंट ऑन अ वेव दैट exhibits मैक्सिमम, होता मैक्सिमम है ये भी, ये मत समझिएगा मिनिमम होगा, होता ये भी मैक्सिमम है, मिनिमम, लेकिन नेगेटिव या फिर और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या आगे वही कॉपी कर दूंगा मैं, फ्रॉम अनडिस्टर्ब पोजीशन, या आप चाहें तो यहां पर लिख दिएगा फ्रॉम अनडिस्टर्ब पोजीशन। तो भाई क्रस्ट भी पॉइंट है और ट्रफ भी पॉइंट है, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, ये पॉइंट्स के नेम हैं, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वाला जो पॉइंट है, हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो क्रस्ट हमेशा अपर वाले पॉइंट्स और ट्रफ हमेशा नीचे यानी कि लोअर वाले पॉइंट हमारे पास होते हैं, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो डायग्राम में हमारे पास ट्रफ कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे बी एंड डी आर ट्रफ्स। तो पॉइंट्स बी एंड डी आर ट्रफ्स, यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है ना। और दूसरी बात, जाहिर सी बात है, हमने कौन सी वेव बनाई है, ट्रांसवर्स वेव बनाई है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है, ये बात ध्यान में रखनी है, आपने सोच लें, इस बात को ध्यान में रख लें, वो क्या, जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो हमेशा किस फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, वो ट्रैवल करती हैं क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट ट्रफ्स, यहां तक बात क्लियर है। आगे चलते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। हाँ भाई, नंबर 2, compressions and rarefactions, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस को भी मैं आपको क्लियर करूंगा, जाहिर सी बात है, डायग्राम बनाकर, जैसे मैंने क्रस्ट और ट्रफ को समझाया आपको, ट्रांसवर्स वेव की डायग्राम बनाकर। अब क्यों ना हम एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की डायग्राम बनाएं, ठीक है भाई। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव की डायग्राम हमने क्या पढ़ी थी, हमारे पास कोई भी एक पाइप था, याद करें लास्ट वाली वीडियो में ये बात आपको मैंने क्लियर की है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, एनिमेशन के साथ समझाया। ये ट्रांसवर्स वेव की एनिमेशन देखी थी हमने, और लॉन्गिट्यूडनल की भी एनिमेशन हमने देखी थी। अच्छा, इसमें क्या था, हमारे पास पार्टिकल्स मौजूद थे, याद है, पार्टिकल्स मौजूद थे। मैं थोड़ा सा पार्टिकल्स बना देता हूँ यहाँ पर आपको, फिर उसके बाद समझाता हूँ कि क्या है। याद है आपको, एनिमेशन के अंदर मैंने आपको बात बताई थी कि मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन के थ्रू आगे बढ़ती हैं, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की थ्रू आगे बढ़ती हैं। एक वेव में जो वाइब्रेशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और एक वेव में जो वाइब्रेशन होती है वो पैरेलल होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल थी, सही कह रहा हूँ, और ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर थी, ठीक है। ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ, ब्लैक डॉट्स बना रहा हूँ, ये डॉट्स कुछ और नहीं है बल्कि मीडियम के पार्टिकल्स हैं। चलें भाई, याद करें लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एनिमेशन दिखाई थी, और इस एनिमेशन के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एनिमेशन थी उसमें क्या हो रहा था, पार्टिकल्स ऐसे टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहे थे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, है ना। अच्छा, उस एनिमेशन को अगर आप गौर से देखें, दोबारा आप चेक कर लीजिएगा उसमें, तो उसमें 2 किस्म की पोजीशंस थी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वाली एनिमेशन में 2 किस्म की पोजीशंस थी। एक वो पोजीशन थी जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब नजर आएंगे, आपको करीब नजर आएंगे, क्लोजर नजर आएंगे। और उसी वेव में एक वो पोजीशन थी जहां पर पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से थोड़ा दूर हैं, थोड़ा फासले पर मौजूद हैं। तो भाई जिस तरीके से क्रस्ट एंड ट्रफ
ये पॉइंट्स के नेम है। इसी तरीके से कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस ये भी पॉइंट्स के नेम है। फर्क क्या है? ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये ट्रांसवर्स वेव में ही होते हैं, और ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर होते हैं। तो भाई सुना मेरी बात गौर से, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हर वो पॉइंट जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हो, क्लोजर हो, हर उस पॉइंट को हम कहते हैं कंप्रेशंस। देखो कंप्रेस होना, कंप्रेस हो जाना, ठीक है ना, कंप्रेस होकर करीब आ जाना, है ना। तो हर वो पॉइंट जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब हो, हर उस पॉइंट को हम कहते हैं कंप्रेशंस। और हर वो पॉइंट जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो, जहां आपको फासला ज्यादा नजर आ रहा हो, जहां पर आपको डेंसिटी कम नजर आ रही हो, हर उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? रेयरफैक्शंस। सो कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। तो अगर मैं डायग्राम को नोट करूं तो एक मुझे पॉइंट ये वाला नजर आ रहा है, ये देखें ये, और एक पॉइंट मुझे ये वाला नजर आ रहा है, ये देखें। यहां पर इस वाले पोर्शन को देखो और इस वाले पोर्शन को देखो। क्या मैं कह सकता हूं ये जो मैंने ब्लू कलर से जो हाईलाइट किया है ये वो पोर्शंस हैं जहां पर पार्टिकल्स करीब करीब मौजूद हैं, जहां पर डेंसिटी ज्यादा है। जाहिर सी बात है पार्टिकल्स करीब होंगे तो उस पोर्शन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, है ना। तो मैं कहूंगा ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको हम कहते हैं कंप्रेशंस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दीज आर व्हाट? दीज आर कंप्रेशंस। कंप्रेशंस, ये कंप्रेशंस हैं। ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? ये कंप्रेशंस वाले पॉइंट्स हैं जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब मौजूद हैं। और अब आप नोट करें, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हो, ये वाला पोर्शन हो, या ये वाला पोर्शन हो, इन तीनों पोर्शंस के अंदर ये देखो यहां पर पार्टिकल्स दूर दूर मौजूद हैं, यहां पार्टिकल्स आपस में दूर दूर मौजूद हैं, यहां पार्टिकल्स आपस में दूर हैं, फार्दर है। तो वो पोजीशंस जहां पर पार्टिकल्स दूर होते हो, इन पोजीशंस को हम क्या कहते हैं? रेयरफैक्शंस। तो मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं, ये पोजीशंस कौन सी हैं? ये हैं रेयरफैक्शंस। कौन कौन सी? ये वाली और इसके बिल्कुल नीचे वाली। ये पोजीशंस कौन सी आ गई भाई? ये पोजीशंस आ गई हमारे पास रेयरफैक्शंस। तो एक काम ही करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, कंप्रेशंस क्या होते हैं और रेयरफैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कंप्रेशन से। Compression is a point where the particles of medium are closer. सिंपल। ऐसे पॉइंट्स जहां पर पार्टिकल्स के मीडियम करीब करीब हों, क्लोजर हो, ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं कंप्रेशंस, ठीक है। या इसको यूं भी कह सकते हो जहां पर डेंसिटी ज्यादा होती हो, और वेयर द डेंसिटी इज मैक्सिमम, वेयर द डेंसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है ना। तो जिन पॉइंट्स पर पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, उन्हीं को हम कंप्रेशंस कहते हैं। क्यों डेंसिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि वहां पार्टिकल्स करीब हो गए। और इसी तरीके से हमारे पास रेयरफैक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेयरफैक्शंस या रेयरफैक्शन इज अ पॉइंट वेयर, हाँ भाई, रेयरफैक्शंस कौन से पॉइंट्स हैं? जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं। वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर फार्दर अपार्ट। फार्दर, इट इज नॉट फर्दर, इट इज फार्दर, दूर दूर, फार्दर अपार्ट, और डेंसिटी इज मिनिमम, और वेयर द डेंसिटी इज मिनिमम। ऐसे ही जनाब। तो इसका मतलब जहां पर कंप्रेशंस होंगे वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पर रेयरफैक्शंस होंगे वहां पर डेंसिटी कम होगी, जहां पर पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसी पॉइंट्स को हम कंप्रेशंस कह रहे हैं, जहां पार्टिकल्स दूर दूर होंगे उन्हीं पॉइंट्स को हम रेयरफैक्शंस कह रहे हैं। सिंपल। अब आप यहां पर एक डिफरेंशिएट बता सकते हैं। वो डिफरेंशिएट क्या? जब भी ट्रांसवर्स वेव की बात आएगी, जब भी इस किस्म की वेव्स की बात आएगी, तो यहां पर हमेशा क्रस्ट और ट्रफ्स होंगे। यहां पर कभी भी कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस नहीं हो सकते। और जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात आएगी, तो याद रखिएगा हमेशा जिक्र होगा कंप्रेशंस का और रेयरफैक्शंस का। यहां पर कभी भी क्रस्ट और ट्रफ नहीं हो सकते। तो मैं एक सेंटेंस कह रहा हूं, इस सेंटेंस को सुनिएगा गौर से। वो क्या
कि ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ्स, whereas longitudinal waves propagate in the form of compressions and rarefactions. ये हो गया एक बहुत अच्छा सा डिफरेंशिएट किसके दरमियान, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के दरमियान। आप चाहे तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 यानी कि हम पढ़ते हैं लेट्स सपोज वेवलेंथ के बारे में। वेवलेंथ, ठीक है, ओके। वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? देखो अगर इस वर्ड पे गौर करें तो इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं, वेव अलग है और लेंथ अलग है। इसका मतलब यूं कह लो कि वेव की लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं। सिंपल, बहुत आसान, सबसे आसान इसकी जो डेफिनेशन है वही बनती है, लेंथ ऑफ अ वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब आपको मैं डायग्राम से समझाता हूं। देखिए भाई, सबसे पहले यहां पर हम बनाते हैं एक डायग्राम। क्या आ गया हमारे पास? एक डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर हम वेव को बना देते हैं। ये रही एक वेव, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक वेव। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक कंप्लीट वेव, वन कंप्लीट वेव साइकिल कब होता है, तो याद रखिएगा जब एक अपर पोर्शन और जब एक लोअर पोर्शन, ये जो 2 कंप्लीट हो जाएं तो हम कहते हैं ये कंप्लीट वेव है, कंप्लीट वेव साइकिल। यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं कह रहा हूं आप यहां से स्टार्ट करें, वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, तो लेट्स सपोज यहां पर आके वेव एक कंप्लीट हो जाती है, मतलब एक अपर पोर्शन कंप्लीट हो गया, एक लोअर पोर्शन कंप्लीट हो गया, तो हमने कहा अब यहां से दोबारा रिपीट होगा। ये देखो ये वाला पॉइंट यहां से दोबारा रिपीट होगा, है ना, तो इसका मतलब ये कंप्लीट वेव साइकिल है, इसको हम कहते हैं कंप्लीट वेव। इसी तरीके से अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो देखें ये इसका लोअर पार्ट यहां पर आके खत्म हुआ, यहां से अपर स्टार्ट होकर यहां पर आके खत्म हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक ये बन गई एक कंप्लीट वेव, है ना। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये दोबारा रिपीट होगा। तो रिपीट होने से पहले जब एक वेव साइकिल कंप्लीट हो जाए उसको हम कहते हैं वन कंप्लीट वेव। और इस एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है ना, जो ये डिस्टेंस कवर कर चुकी होती है, उसी को हम कहते हैं वेव लेंथ। इसका मतलब ये जो एक कंप्लीट वेव यहां से लेकर यहां तक नजर आ रही है आपको, ये कंप्लीट वेव है। इस वेव ने ये जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है यहां से लेकर यहां तक, ये जो इसने फासला कवर किया हुआ है, इसी को हम कहते हैं ये वेव की लेंथ है, यानी कि इसको हम कहते हैं वेव लेंथ। सिंपल। या फिर यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट वेव है ना। तो ये जो कंप्लीट वेव है, इसने जो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कवर किया हुआ है, इस डिस्टेंस को ही हम कहते हैं क्या? वेव लेंथ। तो सबसे पहली डेफिनेशन यहां पर मैं लिख देता हूं इसकी, उसके बाद आपको मजीद और डेफिनेशन इसकी बताता हूं। क्या? इट इज सिंपली से एक चीज़ मुझे ध्यान में आई। अगर मेरे व्यूवर्स के अंदर, आप जो व्यूवर्स हैं, इनमें मेरे पास, मैंने कॉलेज में पढ़ाया था पाक तुर्क स्कूल में पढ़ाया था, तो वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अगर वो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं मुझे, तो सिंपली अगर आपको याद हो तो काइंडली कमेंट करिएगा, तो आपको हो सकता है उससे एक बात याद आ जाए ना। सिंपली वो क्लासरूम की एक कहानी है, जो दूसरे जो मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उनको इस बारे में नहीं पता होगा। ये क्लास की एक कहानी है, फिजिकल क्लासेस की एक कहानी है, सिंपली के नाम से। तो होप मुझे अभी तक ये सिंपली का वर्ड याद है, ठीक है। तो मेंशन जरूर करना, मुझे याद रहेगा कि हाँ भी आप लोग देख रहे हैं मुझे, ठीक है। इट इज सिंपली द लेंथ ऑफ अ वन कंप्लीट वेव साइकिल, ठीक है ना। इट इज सिंपली, बहुत आसान वर्ड्स में, द लेंथ ऑफ अ वन कंप्लीट वेव साइकिल। एक कंप्लीट वेव साइकिल की जो लेंथ होती है, इसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। दूसरी डेफिनेशन क्या? अब एक काम ही करता हूं, मैं यहां पर इस डायग्राम के अंदर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करता हूं। जैसे मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स बताया था ना, ABCD, यहां पर भी पॉइंट्स मैं बना देता हूं। भाई इमेजिन करें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं कह देता हूं A, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं पॉइंट B, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट C, इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट D, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट E, ठीक है। अब आप नोट करें, एक और डेफिनेशन मैं आपको बताऊं। ये जो A पॉइंट है, क्या ये क्रस्ट है? आप बोलेंगे यस सर क्रस्ट है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। क्या ये जो D पॉइंट है, क्या ये क्रस्ट है? तो आप बोलेंगे यस सर ये भी क्रस्ट है। क्रस्ट जरूरी थोड़ी एक ही हो,
जब तक वेव ट्रैवल करती जा रही है उसमें बेशुमार कंप्लीट वेव साइकिल्स होंगे। हर एक वेव साइकिल का जो अपर पॉइंट्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्रस्ट कहेंगे। जरूरी नहीं है एक हो, इसमें बेशुमार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वाली वेव डायग्राम के अंदर एक क्रस्ट ए है, दूसरा क्रस्ट डी है। इन दोनों के अलावा कहीं पर भी आपको क्रस्ट यहां पर नजर नहीं आ रहा। इस क्रस्ट से लेकर इस क्रस्ट तक का ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसको भी हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। आप चेक कर लो, एक कंप्लीट वेव साइकिल हो जाएगा। यहां पर भी, यहां से वेव स्टार्ट हुई, यहां पर आके वेव कंप्लीट हो गई। क्यों? क्योंकि इसके बाद दोबारा डी के बाद ये रिपीट हो रही है। रिपीट होने से पहले तक जब तक एक साइकिल कंप्लीट हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो मैं कहूंगा ए से लेकर डी तक, इस क्रस्ट से लेकर इस क्रस्ट तक का डिस्टेंस, ये भी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। अगेन, क्या मैं इस पॉइंट सी को ट्रफ कह सकता हूं? तो आप बोलेंगे यस सर, ट्रफ कह सकते हैं। जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। क्या मैं इस पॉइंट को, लेट्स सपोज ई के बाद मैं यहां पर बना देता हूं एफ, या आ गया एफ, ठीक है। क्या मैं इस एफ पॉइंट को ट्रफ कह सकता हूं? तो आप बोलेंगे यस सर, ये भी ट्रफ है। तो देखें, इस ट्रफ से लेकर इस ट्रफ तक ये भी एक कंप्लीट वेव साइकिल है, ये भी एक कंप्लीट वेव साइकिल है। तो ट्रफ से लेकर ट्रफ तक इसको भी हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक इसको भी हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। तो भाई एक डेफिनेशन आपके पास और लिखी होती है, वो भी मैं लिख देता हूं। वो क्या, कि वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रस्ट टू द नेक्स्ट क्रस्ट और वन ट्रफ टू द नेक्स्ट ट्रफ, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये भी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम crust to crust or from trough to trough। ये बन गई हमारे पास डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन वेवलेंथ की, ये भी डेफिनेशन इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, ये भी डेफिनेशन इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, है ना। सो अच्छा, क्रस्ट टू क्रस्ट का मतलब पता है क्या होगा, एक क्रस्ट से लेकर जो नेक्स्ट क्रस्ट आएगा वहां तक, ये नहीं एक क्रस्ट से जितने भी क्रस्ट आए, सेकंड वाला थर्ड वाला नहीं, फ्रॉम वन क्रस्ट टू अनदर नेक्स्ट क्रस्ट, यानी कि इससे लेकर यहां तक वाला डिस्टेंस, ये वेवलेंथ है। यहां से लेकर फॉरन ये वाला जो क्रस्ट ट्रफ आ रहा है यहां तक वाला डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ का जो सिंबल होता है हमारे पास वो बेसिकली क्या होता है, लैम्डा। ये वेवलेंथ का सिंबल है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। इट इज अ ग्रीक लेटर, इसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा, ठीक है। तो यहां पर मैं बनाना स्टार्ट करता हूं। मैंने अभी तक आपको वेवलेंथ कहां से कहां तक बना दी, भाई ये वेवलेंथ है ए से लेकर पॉइंट डी तक, ए से लेकर पॉइंट डी तक, है ना। सो क्रस्ट टू क्रस्ट इट इज कॉल्ड वेवलेंथ। अगेन, ट्रफ टू ट्रफ इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। ट्रफ टू ट्रफ इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। यहां तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और डेफिनेशन, वो क्या, क्या मैं कह सकता हूं जिस पॉइंट पर बी मौजूद है इस वेव का, देखो ये वाली वेव यहां पर आके कंप्लीट हो गई, ये एक वेव है और यहां से सेकंड वेव ये रही। क्या मैं कह सकता हूं जो बी पॉइंट इस वाली वेव का है उसी के जैसा बिल्कुल इस वाली वेव का पॉइंट कौन है, ई पॉइंट है। मतलब आफ्टर द क्रस्ट ये फॉरन पॉइंट बी आ रहा है, इसके क्रस्ट के बाद फॉरन पॉइंट ई आ रहा है और इनका डिस्प्लेसमेंट अनडिस्टर्ब पोजीशन से बिल्कुल सेम है। तो मैं पता है क्या कहूंगा, ये जो बी और ई पॉइंट है ये एग्जैक्टली सेम पोजीशंस पर मौजूद हैं, लेकिन फर्क इतना ये है कि ये जो बी पॉइंट है ये फर्स्ट वेव का है और ये जो ई पॉइंट है ये सेकंड वाली वेव का है। ई पॉइंट है ना, हाँ, ई पॉइंट सेकंड वाली वेव का है। तो आप कहेंगे फर्स्ट वेव का एक पॉइंट दूसरे वेव का एग्जैक्टली वही सेम पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम वेवलेंथ कहते हैं। इसका मतलब मैं कहूंगा यानी कि ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट से लेकर, इस बी को मैं यहां बना देता हूं, इस बी पॉइंट से लेकर इस ई पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको भी हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, यहां से लेकर यहां तक। और इसकी डेफिनेशन हम पता है क्या लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट, इट इज द डिस्टेंस, और ये सारी डेफिनेशंस का जनरल डेफिनेशन ये जो मैं आपको लास्ट में लिखवा रहा हूं, इसी डेफिनेशन में ये पॉइंट भी आ जाएगा, इसी डेफिनेशन से आप इस पॉइंट को भी बता सकते हैं। सो इट इज द डिस्टेंस from one point, from a point of one wave to corresponding point of the next wave, या on the next wave,
ऑन द नेक्स्ट वेव, इट इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी कि पहली वेव का कोई एक पॉइंट उसी का कॉरिस्पॉन्डिंग दूसरा पॉइंट, यानी कि दूसरी वेव वाला पॉइंट जिनकी पोजीशंस एग्जैक्टली सेम हो, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को भी हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। आपकी मर्जी है, आप इन तीन डेफिनेशन में से किसी भी तरीके से डिफाइन कर दें, सिंपल। तो भाई अब चेक कर लो, इस वाली डेफिनेशन को यहां पर मैच करके देख लो। ये जो ए पॉइंट है, ये क्रस्ट है, ये फर्स्ट वेव का पॉइंट है, और इसी का कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट दूसरी वाली वेव का डी पॉइंट है। कॉरिस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन पर होनी चाहिए। तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, इसको हमने क्या कहा, वेवलेंथ तो कहा। यानी कि क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ, ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसकी डेफिनेशन इसी डेफिनेशन में तो मौजूद है ना। तो ये सारी डेफिनेशंस किसकी हैं, वेवलेंथ की। और सबसे आसान डेफिनेशन क्या, लेंथ ऑफ अ वेव, खत्म बात। लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, इट इज कॉल्ड वेवलेंथ। यहां तक बात क्लियर है। मैं सिंबल आपको बता चुका हूं, सिंबल ये रहा, इसको हम लैम्डा कहते हैं, लैम्डा। मैं यहां लिख देता हूं, इट इज लैम्डा, ठीक है ना। ये लैम्डा है, वेवलेंथ को हमेशा इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट लिख देता हूं मैं, इसका एसआई यूनिट मीटर होता है, क्योंकि लेंथ है ना, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। मीटर, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर। जनाब आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, इनको आप नोट कर लें, मैं इसके बाद फिर रब कर देता हूं। नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स वेव की वो हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी में एक चीज़ हमेशा फिक्स होती है, वो होता है 1 सेकेंड टाइम। फ्रीक्वेंसी में एक चीज़ हमेशा फिक्स होती है और वो होता है टाइम, यानी कि 1 सेकेंड। आपने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ये देखना है कि 1 सेकेंड में क्या हो रहा है। अब देखें, मैंने यहाँ पर एक टाइम फ्रेम बनाया हुआ ऑलरेडी। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेट सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रही है वेव्स, और यहाँ पर आके एक सेकेंड कंप्लीट हो रहा है, 1 सेकेंड कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। मतलब ये जो ड्यूरेशन है वेव्स का, इस पिक्चर में, लेट सपोज इस वाले ड्यूरेशन में आपको बेसिकली 1 सेकेंड का टाइम नजर आएगा। आगे चलते हैं। मैंने 2 वेव्स बनाई हैं इस ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन कितनी है, 1 सेकेंड। इस 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में मैंने 2 किस्म की वेव्स बनाई हैं, एक वेव ये रही ऊपर और दूसरी वेव ये रही नीचे, ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोग थोड़ा सा नोट करके बताएं, जो पहली वाली वेव है, ऊपर वाली जो वेव है, फर्स्ट वेव, उसमें आपको टोटल वेव्स कितनी नजर आ रही हैं, यानी कि कंप्लीट वेव साइकिल्स कितने नजर आ रहे हैं। हाँ भाई जल्दी। अगर आपने बोला सर हमें 2 वेव्स नजर आ रही हैं फर्स्ट वाली वेव डायग्राम के अंदर, तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये देखें, अभी मैंने आपको बताया था 1 कंप्लीट वेव साइकिल। यहां से फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई, यहां पर आके फर्स्ट वेव खत्म हो गई, यहां से सेकंड वेव स्टार्ट हुई, और यहां पर आके सेकंड वेव कंप्लीट हो गई। इसका मतलब इस 1 सेकंड ड्यूरेशन में, इस फर्स्ट डायग्राम में आपको टोटल नंबर ऑफ वेव्स 2 नजर आ रही हैं। नंबर ऑफ वेव्स 2 नजर आ रही हैं फर्स्ट सेकंड के अंदर, यानी कि फर्स्ट डायग्राम के अंदर। अच्छा भाई, नीचे वाली वेव की बात करें, यानी कि नीचे वाली डायग्राम की बात करें, तो अब आप गिने, काउंट करें, मुझे बताएं कि सेकंड वाली के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी नजर आ रही हैं। हाँ भाई जल्दी, 1 सेकंड के अंदर स्टार्ट करें। ये देखो, यहां से स्टार्ट करें। ये 1 वेव, 2 वेव, 3, 4 एंड 5। तो मुझे इस 1 सेकंड ड्यूरेशन में इस नीचे वाली वेव डायग्राम के अंदर टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी नजर आ रही है, 5 नजर आ रही है। तो आपको पता है यहां पर डेफिनेशन क्या बनेगी। मैं कहूंगा इस वाली वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 हर्ट्ज। हर्ट्ज बेसिकली फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। इस वाली वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2 हर्ट्ज। क्यों, क्योंकि मुझे 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स कितनी नजर आ रही है, 2 नजर आ रही है। तो 1 सेकंड में जितनी भी वेव्स, 1 सेकंड के अंदर जितनी भी वेव्स पास कर जाएं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, हम कहते हैं वेव की वही फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर 1 सेकंड में एक पॉइंट से 2 वेव्स पास करके गई, तो मैं कहूंगा उस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2 हर्ट्ज। अगर एक पॉइंट से 1 सेकंड में 5 वेव्स पास करके चली गई, जैसे ये 5 वेव्स हैं, पास करके चली गई उस एक पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर, तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 हर्ट्ज। तो मैं कहूंगा भाई इस वाली वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज है, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड यहां पर कितनी है, 2 हर्ट्ज हो गई। और इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 हर्ट्ज, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकंड में आपको कितनी नजर आ रही है, 5 नजर आ रही हैं। तो मैं यहां पर पहले लिख देता हूं कि इस वाली फ्रीक्वेंसी, इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, HZ फॉर हर्ट्ज, और इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बननी चाहिए, आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स
पास थ्रू अ पॉइंट in 1 second. It is called frequency. एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं, पास हो रही हैं, जितनी भी गुजर रही हो, उसी नंबर को हम हर्ट्स के अंदर फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम फिक्स होगा, टाइम हमेशा क्या रहेगा, 1 सेकंड। तो नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और इसका जो एस आई यूनिट होता है वो होता है हर्ट्स। एस आई यूनिट इज हर्ट्स, साइकिल पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पर साइकिल्स हैं, वेव्स पर सेकेंड, ठीक है ना। हर्ट्स जो कि बराबर किसके होता है, हर्ट्स के, एच जेड, ये इसका यूनिट आ गया, ठीक है जनाब, समझ आई बात। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर एक बात ध्यान में रखनी है आपने, वो क्या, एक सेकंड में जितनी भी वेव्स पास कर जाएं अगर एक वेव पास हो रही है तो 1 हर्ट्स, अगर 2 वेव्स पास हो रही हैं तो 2 हर्ट्स, अगर 5 वेव्स पास हो रही हैं तो 5 हर्ट्स। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, रिपीट कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी में कांस्टेंट क्या रहेगा, 1 सेकंड। समझ आई बात, आगे चलते हैं। नंबर 5 कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 5 कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल टी, टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। चलें इसको भी मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। डायग्राम क्या, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, देखें ये मैंने डायग्राम बना दी वेव लेंथ को समझाने के लिए, अच्छा सॉरी टाइम पीरियड को समझाने के लिए। टाइम पीरियड को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 वेव डायग्राम्स बनाई है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपको तीनों में वेव्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। अच्छा मैंने ऊपर टाइम फ्रेम भी बना दिया, ये सारी वेव्स का 0 सेकंड टाइम है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर ये सबका 1 सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, सबका 2 सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, सबका 3 सेकंड यहाँ कंप्लीट हो रहा है, और सबका 4 सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। सब वेव्स का एक ही टाइम फ्रेम बना हुआ है। अच्छा अब आपने एक बात को गौर करना है, जो मैं आपको कह रहा हूँ टाइम पीरियड को समझने के लिए। आप इन तीनों डायग्राम्स के अंदर हर वेव को ये नोट करें कि हर एक डायग्राम में एक वेव को एक कंप्लीट वेव साइकिल को होने में टाइम कितना लग रहा है, इन तीनों का ये नोट करें आप। ये अलग वेव है, ये अलग वेव है, ये अलग वेव है, इन तीनों में आप सबसे पहले एक वेव साइकिल निकाल लें, एक वेव साइकिल चेक करें। वेव साइकिल क्या, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, ये कंप्लीट हो गया, इसका मतलब 1 कंप्लीट वेव साइकिल। आप तीनों में नोट करें कि तीनों डायग्राम्स में एक कंप्लीट वेव साइकिल होने में टाइम कितना लग रहा है। तो जनाब फर्स्ट वाली वेव को चेक करें, यहां से स्टार्ट हो रही है, इसका एक कंप्लीट वेव साइकिल यहां पर आके हुआ कंप्लीट, जिसमें एक अपर पॉइंट आ रहा है, एक लोअर पॉइंट आ रहा है, लोअर पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये कंप्लीट वेव साइकिल है, और इस कंप्लीट वेव साइकिल को होने में टाइम कितना लगा, 0 से लेकर 4 सेकंड्स तक। तो मैं कहूंगा कि फर्स्ट वाली वेव का जो टाइम पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 4 सेकंड्स। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट होने में, इसका एक वेव साइकिल कंप्लीट होने में टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकंड्स। यानी कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ 1 कंप्लीट वेव साइकिल, इसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड। यानी कि एक वेव साइकिल को कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगे उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। यहां पर एक कांस्टेंट का फैक्टर क्या था, 1 सेकंड में जितनी भी वेव्स, और यहां पर क्या, एक वेव को कंप्लीट होने में जितना भी टाइम। दो अलग अलग बातें आ गई। क्या कह रहा हूं, 1 सेकंड में जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स हो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर है एक वेव हो, यहां पर एक कांस्टेंट फैक्टर क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट वेव साइकिल, और उस एक कंप्लीट वेव साइकिल को पूरा होने में टाइम कितना लग रहा है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो भाई फर्स्ट वाली वेव का कंप्लीट वेव साइकिल कितनी देर में हुआ, 4 सेकंड्स में। तो मैंने कहा कि इस वाली वेव का टाइम पीरियड कितना है, 4 सेकंड्स। यहां तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं। सेकंड वाली वेव डायग्राम में चेक करें कि सेकंड वाली का एक कंप्लीट वेव साइकिल, पहली बात हो कहां पर है, ये देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका एक वेव कंप्लीट साइकिल, ये इसका अपर पार्ट आ गया, ये इसका लोअर पार्ट यहां पर आके खत्म हो गया, इसका मतलब ये इसकी कंप्लीट वेव साइकिल है ना। नंबर ऑफ वेव्स वाला चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये इसका एक कंप्लीट वेव साइकिल है। तो मैं कहूंगा चेक करें ये एक कंप्लीट वेव साइकिल कितनी देर में हुआ, तो ये पता चला हमें कितने टाइम में हो रहा है, 2 सेकंड्स में। इसका मतलब इस वाली वेव का जो टाइम पीरियड है, यानी कि जो टी है वो कितना है, 2 सेकंड्स। क्यों, क्योंकि इस वाली वेव का एक कंप्लीट वेव साइकिल पूरा हो रहा है 2 सेकंड में। इसका कितने टाइम में हो रहा था, 4 सेकंड्स में। अब आप मुझे थर्ड वाले का बता दें, काश मैं आपको सुन रहा होता तो आप मुझे लाइव बता रहे होते कि सर इसका कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये ढूंढना होगा कि एक कंप्लीट वेव साइकिल कहाँ हो रहा है। ये देखिए, ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, यहाँ पर आके इसका एक कंप्लीट वेव साइकिल पूरा हो गया, ये कंप्लीट वेव साइकिल। तो ये कितने टाइम में हो रहा है, नजर आ रहा है आपको, 1 सेकंड के अंदर। इसका मतलब इस वाली थर्ड वाली वेव का जो टाइम पीरियड है
वो कितना आ रहा है 1 सेकेंड। समझ आई बात? तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये कंप्लीट हो रहा है 4 सेकंड्स में, ये कंप्लीट हो रहा है 2 सेकंड्स में, और ये कंप्लीट हो रहा है 1 सेकंड में। एक काम ही करता हूँ, उसकी डेफिनेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे। क्या लिखेंगे? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव साइकिल, वन वेव साइकिल, इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। समझ आई बात? और एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, वो क्या कि जो टाइम पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है इनका इन्वर्स रिलेशन है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस बात को कि टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज, एक काम ही करता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं ऊपर, चलो यहीं से लिखता हूँ, कंटिन्यू ऊपर कर दूंगा, इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ भाई, रेसिप्रोकल का मतलब पता है क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब है, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे यानी कि इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा? कैपिटल T इज इक्वल टू 1/f। ये हो गया रिलेशन इन दोनों का, टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का। इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि जिस वेव का टाइम पीरियड जितना ज्यादा, उस वेव की फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम। जिस वेव का टाइम पीरियड जितना कम, उस वेव की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा। इस चीज को हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है? और इसी बात को वैसे भी लिख सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब इस बात को यहां से प्रूव करके चेक करते हैं। देखो, फर्स्ट वाली वेव का जो टाइम पीरियड है वो 4 सेकंड्स है। या नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहां पर चेक करें। लास्ट वाली वेव का टाइम पीरियड 1 सेकंड है, क्योंकि इसका एक कंप्लीट वेव साइकिल कितने टाइम में हो रहा है? 1 सेकंड में पूरा हो गया। टाइम पीरियड 1 सेकंड। क्या आप मुझे बता सकते हैं लास्ट वाली वेव जो है, लास्ट वाला जो वेव डायग्राम है, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? और फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, आपको सिर्फ ये चेक करना होगा कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स आपको नजर आ रही हैं। तो भाई ये देखो, ये रहा 1 सेकंड। 1 सेकंड में आपको थर्ड वाले की कितनी वेव नजर आ रही है? सिर्फ और सिर्फ एक वेव नजर आ रही है। इसका मतलब इस वाली वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है? 1 हर्ट्ज। यानी कि यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज। नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। अब आप, मैं जब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं ना, तो आपने सिर्फ यहां तक महदूद रहना है, इस वाली लाइन तक महदूद रहना है। क्यों? क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि 1 सेकंड में आपको कितनी वेव नजर आ रही है? एक कंप्लीट वेव नजर आ रही है। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1 हर्ट्ज। चलो सेकंड वाली को चेक करते हैं। आप मुझे बताएं कि सेकंड वाली डायग्राम में आपको 1 सेकंड में कितनी वेव्स नजर आ रही हैं? क्या ये कंप्लीट है? आप बोलेंगे नहीं, ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट यहां पर आके हो रही है, तो ये कंप्लीट का हाफ है। इसका मतलब यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? हाफ, यानी कि 0.5 हर्ट्ज। ऐसा है, 0.5 हर्ट्ज। फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। ये कंप्लीट वेव है, ये कंप्लीट का हाफ है, और ये हाफ का भी हाफ है, यानी कि 1 कंप्लीट देन इट्स हाफ, और ये उसका क्वार्टर। यानी कि 1 सेकंड में मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी क्वार्टर नजर आ रही है। क्वार्टर का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.25 हर्ट्ज। समझ आ रही बात? अब आप मुझे चेक करके बताएं कि इन तीनों बातों के अंदर सबसे पहले वाली को चेक करो। टाइम पीरियड सबसे ज्यादा 4 सेकंड्स, फ्रीक्वेंसी सबसे कम। यानी कि अगर मैं चेक करूं, सबको चेक करके बताऊं, तो आप लोग मुझे चेक करके बताएं कि क्या इन तीनों वेव्स में से सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किसका है? तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट वाले का 4 सेकंड्स। और सबसे कम किसका है? तो आप बोलेंगे सर इस वाले का, कितना? 1 सेकंड। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? तो आप बोलेंगे सर इस वाले की 1 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी है? इस वाले की 0.25 हर्ट्ज। तो क्या मैं कह सकता हूं जिसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और जिसका टाइम पीरियड सबसे कम उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। ये देखो 1 हर्ट्ज सबसे ज्यादा इन तीनों में, सबसे ज्यादा। इसका मतलब ये हो गया जितना ज्यादा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी उतनी कम, जितना कम टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा। ये बात यहां से आपको मैंने प्रूव करवा दी, ये वाली बात मैंने आपको यहां से प्रूव करवा दी। आगे चलें। फ्रीक्वेंसी को पढ़ने के बाद, टाइम पीरियड को पढ़ने के बाद, यहां पर हमारे पास एक लास्ट कंडीशन है। वो लास्ट कंडीशन क्या है? नंबर 6, वेव स्पीड।
वेव स्पीड। भाई अगर आपको वेव्स प्रोपगेट करती हैं, ट्रैवल करके जा रही होती हैं, अगर आपने वेव्स की स्पीड को फाइंड करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले स्पीड इज गिवन बाय, मैं आपको डिराइव करवा देता हूं, स्पीड ऑफ वेव इज गिवन बाय, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ वेव को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? सबसे पहले स्पीड का हम फॉर्मूला लिखते हैं। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो पढ़ा है ना हमने चैप्टर 3 के अंदर, मोशन के अंदर, बहुत पहले की वीडियोज़ है मेरी ये, जिसमें मेरा हुलिया भी अजीब हुआ करता था पहले। अजीब मतलब काफ़ी पुरानी बात है, 1 साल पुराना बात है, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया ही था उस टाइम पे मैंने ये वीडियोज़ अपलोड करी थी। उसमें मेरे बड़े बड़े बाल हैं, अजीब सा दिख रहा हूँ मैं, है ना। खैर, इंसान को अपनी पुरानी पिक्चर्स जो होती हैं, पुराना जो टाइम होता है उसमें वो खुद ज़्यादातर मोस्टली ऐसे होता है कि वो अजीब लग रहा होता है, ये मैं था, इस तरीके से दिखता था मैं। खैर, तो भाई उन दिनों हमने स्पीड को डिस्कस किया था और स्पीड का हमने फॉर्मूला लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, अब हम स्पीड ऑफ वेव को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये वेव का डिस्टेंस होगा, जो वेव ने डिस्टेंस कवर किया होगा। भाई रिकॉल करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको नहीं बताया कि वेव जो डिस्टेंस कवर करती है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। बताया ना भाई, एक वेव जो डिस्टेंस कवर करती है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ नहीं कहते हैं। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट वेव है, इसने जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है ये क्या है? वेवलेंथ। इसका मतलब आप यहां पर इस d को रिप्लेस कर देंगे वेवलेंथ के साथ। दूसरी बात, यहां पर स्मॉल t टाइम है और हम यहां पर वेव से रिलेटेड स्मॉल t नहीं पढ़ते, हम कौन सा टाइम पढ़ते हैं? टाइम पीरियड, कैपिटल T। तो ये t स्मॉल t आप रिप्लेस कर देंगे कैपिटल T के साथ। ये दो फैक्टर्स आप पुट कर दो, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या? स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू डिस्टेंस की जगह पे आ जाएगा वेवलेंथ, अपॉन में आ जाएगा कैपिटल T। ये बन गया हमारे पास स्पीड ऑफ वेव को कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला। अगर आपको वेव की वेवलेंथ गिवन हो और आपको उसका टाइम पीरियड गिवन हो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको स्पीड ऑफ वेव पता चल जाएगी। आगे चलते हैं, एक और फॉर्मूला बनाते हैं। क्या हमने ये बात पढ़ी हुई है? ये देखो कि 1/t बराबर होता है f के। तो इस बात को हम यहाँ पर पुट कर दें, आपको ये अपॉन में t नजर आ रहा है ना, इस t को आप रिमूव करेंगे तो लैम्डा के साथ कौन आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पता है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/t के, तो आप इस बात को यहाँ पर पुट करें तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। भाई फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ गई? क्योंकि आपको यहाँ पर अपॉन में टी टाइम पीरियड नजर आ रहा है और अपॉन में टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो हमारे पास दो फॉर्मूला हैं स्पीड ऑफ वेव को कैलकुलेट करने के। तो फ्रीक्वेंसी को लैम्डा से यानी कि वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको स्पीड ऑफ वेव पता चल जाएगी, या वेवलेंथ को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो तो भी आपको स्पीड ऑफ वेव पता चल जाएगी। यहां से एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको, क्या मैं इस बात को ऐसे करके लिख सकता हूं? अगर हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो तो ऐसा है। तो अब आप चेक करो, यहां से अगर आप एक मतलब वो रिलेशन बनाना चाहें, अगर स्पीड को हम कांस्टेंट रख दें तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में कौन सा रिलेशन आ रहा है? इनवर्स आ रहा है। इसका मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन टाइम पीरियड के साथ भी है और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन लैम्डा यानी कि वेवलेंथ के साथ भी है। अब मैं लैम्डा के साथ आपको बता देता हूं क्योंकि ये बात तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। क्या मतलब? जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही शॉर्टर होगी, कम होगी, और जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अब आप चेक करें, इन तीनों में से फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? इस वाले की, 1 हर्ट्ज, फिर 0.5 हर्ट्ज, फिर 0.25 हर्ट्ज, यानी कि सबसे ज्यादा किसकी है? 1 हर्ट्ज इस वाले की। सबसे कम किसकी है? इस वाले की। और अब आप चेक करें इन तीनों में से सबसे ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ वाली वेव कौन सी है? सबसे ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ किसकी है? इस वाले की। ये देखो सबसे ज्यादा इसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है ना। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी, और ये देखो सबसे कम वेवलेंथ, इन सब में सबसे कम वेवलेंथ इसकी है, ये वाली, ये कंप्लीट वेवलेंथ ये रही। तो सबसे कम वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। हैंस प्रूफ्ड है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये बातें मैंने आपको क्लियर करी। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है और फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ भी इन्वर्स रिलेशन मौजूद है। एक टर्म हमारे पास और रह गई, उसको भी डिस्कस करते हैं। नोट कर लें आप, मैं रब कर देता हूँ। नंबर 7 एम्पलीट्यूड। ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बाद हमारी वीडियो एंड हो जाएगी। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये देखिए मैंने आपके सामने दो डायग्राम्स बनाई हैं, एक वेव ये रही और एक वेव ये रही, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में सिमिलर कंडीशंस क्या हैं? इन दोनों की वेवलेंथ सेम है, ठीक है। अगर इन दोनों की वेवलेंथ सेम है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है ना, और इन दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है। यहाँ तक बात क्लियर है क्योंकि इनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा।
इनकी वेवलेंथ सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और इनका टाइम पीरियड भी सेम है। आगे चलते हैं। जो फर्क नजर आ रहा है वो आपको जाहिर सी बात है नजर आ रहा होगा। ये इस वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये देखो फर्स्ट वाली वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि C फॉर क्रस्ट लिखा हुआ है मैंने, क्रस्ट, इस वाली वेव का क्रस्ट, इस वाली वेव का क्रस्ट, देन ट्रफ एंड देन ट्रफ। ये आ गया इस वाली वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ये आ गया इस वाली वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा क्या ये दोनों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स सिमिलर हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, सिमिलर तो नहीं है। फर्स्ट वाली वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कम है। अच्छा, मैक्सिमम मैं कह रहा हूं वो वाकई में उस वाले का मैक्सिमम है और ये वाला इस वाले का मैक्सिमम है। ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाली वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कम है और सेकंड वाली वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा है। तो आप पता है क्या बोलेंगे, इस वाली वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कम है और इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। किसी भी वेव का अनडिस्टर्ब पोजीशन से जो सबसे ज़्यादा वाला डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जो सबसे ज़्यादा वाला डिस्टेंस उसने कवर किया हुआ होता है, उसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हर वेव का होता है, समझ रहे हैं बात। तो मैं कहूँगा इस वाली वेव का ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। ये जो मैंने ब्लू कलर का एरो बनाया है ये डिस्प्लेसमेंट है और इसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। इस वाली वेव का ये ब्लू कलर का डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम वाला, इसी को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड दोनों तरफ होता है, ये अपर यानी कि अपवर्ड भी होता है और यही वाला डाउनवर्ड भी होता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो एम्पलीट्यूड होता है ये डिस्टेंस होता है। ये कहां से डिस्टेंस होता है, क्रस्ट से लेकर, हर वेव के क्रस्ट से लेकर अनडिस्टर्ब पोजीशन तक। इस वाले डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को क्रस्ट मत समझिएगा, क्रस्ट को एम्पलीट्यूड मत समझिएगा, ये दोनों अलग हैं। क्रस्ट और ट्रफ ये पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स हैं, जबकि एम्पलीट्यूड ये वो डिस्टेंस है जो सबसे ज्यादा वाला डिस्टेंस होता है। समझ रहे हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर्स, इस वाले डिस्प्लेसमेंट को, सबसे ज्यादा वाला डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो इस बात को हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव फ्रॉम, कहां से, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। ये जो मिडिल वाली लाइन है, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, ठीक है। या इसी बात को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम क्रस्ट टू अनडिस्टर्ब पोजीशन या डिस्टेंस फ्रॉम ट्रफ टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। सो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम crest to rest पोजीशन। मैंने नाम चेंज कर दिया, मैंने अनडिस्टर्ब पोजीशन को क्या कह दिया, रेस्ट पोजीशन या मीन पोजीशन, ठीक है ना। मीन पोजीशन भी आ सकता है, फ्रॉम क्रस्ट टू मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन। और फ्रॉम या फिर नीचे की तरफ की बात करो तो ट्रफ टू, अब मैं मीन पोजीशन लिख देता हूं, सारे नाम लिख देता हूं ताकि जो लिखना चाहो आप वो लिख देना, फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ आई बात। और इस चीज को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। और जाहिर सी बात है एम्पलीट्यूड है, ये डिस्टेंस है, तो इसको हम मेजर करते हैं किसके अंदर, मीटर्स के अंदर। सो इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर। मैं यहां पर लिख देता हूं, SI यूनिट ऑफ A इज मीटर। ये बात आ गई, A फॉर एम्पलीट्यूड। तो जनाब ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन कोई 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, 7 टर्म्स पढ़ी वेव से रिलेटेड। आज का हमारा 3rd लेक्चर हो चुका है वेव्स के बारे में। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, हमने टाइप्स पढ़ ली और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। जो परेशानी आपको हो रही होगी, जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही होंगी, इनको समझने से रिलेटेड और खासतौर पर इन इक्वेशन से रिलेटेड कि कैसे आपस में इन्वर्स होते हैं, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी आज की वीडियो के बाद। वीडियो समझ आई, अच्छी लगी, लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।